नमस्कार, मैं हूं मेघा शर्मा। मैं इस समय जिनीवा में हूं। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन को अटेंड कर रही हूं। 151st असेंबली इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की यहां पर इस समय हो रही है। मेरे साथ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा इंडिया से हैं कमलजीत शेरावत। थैंक यू वेरी मच कमलजीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपसे यही पूछना चाहूंगी कि पाकिस्तान के जो यहाँ पे डेलीगेट्स आए हैं, कल उन्होंने अनवारंटेड प्रोवोकेशन किया इंडिया को। चाहे हम बात करें कश्मीर का, उन्होंने मुद्दा उठाया, इंडस वाटर ट्रीटी के बारे में उन्होंने कहा और इंडिया ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है। उसके बारे में मुझे कुछ बताइए। जनरल असेंबली में पाकिस्तान की तरफ से जब अपना सब्जेक्ट रखा गया तो उन्होंने इस बात को जिक्र किया कि हमारे पड़ोसी देश हमारी कंट्री को डिस्टर्ब कर रहे हैं और जो हमारी पहले से परंपरा चली आ रही है, जो ट्रीटीज चली आ रही हैं, उनके ऊपर हमें उनसे थ्रेट है। और उन्होंने ये भी कहा कि जो इंडिया की तरफ से उनको डिस्टर्ब करने के लिए पड़ोसी देशों को भी उकसाया जा रहा है। ये बात हम सब जानते हैं कि भारत में हमारा इतिहास रहा है कि हम कभी भी पहले वॉर नहीं करते हैं और इस बार भी यही हुआ था। जब पहलगाम में हमारे ऊपर अटैक हुआ, हमारे टूरिस्ट को उनकी कंट्री से आए मिलिटेंट्स ने मारा, तब जाकर ऑपरेशन सिंदूर के जरिए उनको जवाब दिया गया। तो इसीलिए जब ये बात पाकिस्तान की तरफ से उठाई गई तो आरओ के अंदर जो हमारा एक लीगल राइट बनता है कि कोई कंट्री अगर हमें बाय नेम कुछ कहता है तो हम उसको जवाब दे सकते हैं। जनरल असेंबली का ये अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है, हमने उसको अप्लाई किया और इंडिया की डेलीगेशन की तरफ से जो हमारी सीनियर है अपराजिता सारंगी जी, उन्होंने इस बात का जवाब दिया और हमने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। और इंडस ट्रीटी को लेकर, इंडस ट्रीटी जब हमारी हुई उस समय पानी को देने के लिए जब बात हुई तो कुछ कंडीशंस भी तय हुई थी कि हमारी दोनों कंट्री आपस में एक दूसरे को फेवर करेंगी, एक दूसरे के साथ हार्मोनियल रिलेशन रखेंगी और अनेक ऐसी बातें थी जो कि पाकिस्तान ने फॉलो नहीं की। और कुछ कंडीशंस उसके अंदर ऐसी भी थी जो कि शायद मुझे लगता है कि उस समय वो ओवरलैप हुई या क्या रीज़न हुआ कि भाई डीशिल्टिंग भी हम नहीं कर पाएंगे, जो कि हमारी कंट्री के लिए बहुत बड़ा थ्रेट हो सकता है, क्योंकि डीशिल्टिंग ना होने से हमेशा फ्लड का खतरा रहता है। तो इसके ऊपर हालांकि भारत सरकार अपना फैसला लेगी, लेकिन हमने इस बात का जवाब यहाँ से दिया कि इंडस ट्रीटी के लिए जो हमारा कंडीशंस थी, अगर उसको वायलेशन हुआ है तो हमें उसको रिव्यू करने का राइट है और ये राइट हमें इसलिए मिला हुआ है क्योंकि उसके अंदर ये मेंशन है कि इसके अंदर कोई चेंज नहीं होगा। तो हमने इन दोनों बातों को यहाँ पर ग्लोबल फॉरम के ऊपर जब हमारी जनरल असेंबली में विषय आया तो हमने अपना पक्ष रखा है। मेरा दूसरा सवाल पाकिस्तान से ही रिलेटेड है। जो आईपीयू है उसका अहम मुद्दा, अहम पॉलिसी, उसकी आइडियोलॉजी स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसीज के ऊपर फाउंडेशन बनी हुई है। जबकि हम यहाँ देखते हैं कि पाकिस्तान को इनवाइट किया गया है। पाकिस्तान एक डिक्टेटरशिप से गुजरी है मल्टीपल टाइम्स। हमने देखा है अभी भी आर्मी उसको उसको गवर्न करती है। ऐसे सिचुएशन में जो पार्लियामेंटेरियंस यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, जो सेक्रेटरी जनरल हैं यहाँ पर, डेमोक्रेसी को कैसे प्रमोट करें, उसको कैसे स्ट्रेंथन करें? ये इंटरनेशनल फॉर्म है और यहाँ पे हर व्यक्ति को, हर कंट्री को अपनी बात कहने का राइट है और शायद यही डेमोक्रेसी आईपीयू फॉलो करती है। तो पाकिस्तान की आइडियोलॉजी के खिलाफ ये सभी देश खड़े हुए, हमें तब समझ में आया जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमें अनेक कंट्रियों से संदेश प्राप्त हुआ। प्रधानमंत्री जी को, भारत सरकार को उनके मैसेज मिले, वो सब हमारे साथ खड़े थे। लेकिन इंटरनेशनल पार्लियामेंट यूनियन में सभी कंट्रीज को मौका देना, ये इस आईपीयू फॉर्म की डेमोक्रेसी का अपना एक तरीका है, तो वो देना ही चाहिए। कौन सी कंट्री क्या करती, क्योंकि यहीं पर आकर फिर आप समझ पाते हैं कि उनमें और हमें क्या अंतर है। हमारी कंट्री की तरफ से बात रखी गई, हमने कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ अपने बारे में बात की, लेकिन उन्होंने इस फॉर्म का मिसयूज किया और जिस तरह से पाकिस्तान ने इस बात को बोला, यही उनकी वो बातें हैं जो दुनिया के सामने उनकी झूठ को उजागर करती हैं। तो यहाँ पर उनका आना तो ठीक है, लेकिन ये भी दुनिया देख रही है कि पाकिस्तान क्या कर रहा है और भारत क्या कर रहा है। जी।
आप मुझे कुछ बताएं, आपने यहाँ पे मीटिंग्स किए हैं, यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है, आपका पार्लियामेंटेरियन होने के नाते कौन से अहम मुद्दे आपने उठाए हैं जहाँ पे अभी जैसे आपने ओपन सेशन ऑफ द कमिटी ऑफ टू प्रमोट रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल ह्यूमैनिटेरियन लॉ, इसके बारे में बात की, इसके बारे में आपने दूसरे पार्लियामेंटेरियंस के साथ भी मीटिंग की, इसके बारे में मुझे कुछ बताएं। ह्यूमैनिटेरियन लॉ की कमेटी में मैं मेंबर हूँ और इस कमेटी में पूरा डिस्कस किया गया कि जब देशों के अंदर क्राइसिस हो रहा है, वॉर सिचुएशन आ रही है, तो किस कंट्री का क्या एस्पेक्ट है, वो उसको कैसे डील कर रहे हैं। तो हमने बताया कि भारत अगर कहीं भी कोई भी प्राकृतिक आपदा आती है या कहीं पर भी वॉर की वजह से वहाँ के लोगों को मदद की जरूरत पड़ती है, तो इंडिया फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है। हमने ऑपरेशन कावेरी किया, हमने सूडान में लोगों को बचाया, हमने जब हमारी यूक्रेन की और रशिया की लड़ाई है उसमें हमने पीस मेकर की भूमिका निभाई। हम डेमोक्रेसी चाहते हैं और डेमोक्रेसी में पीस होना चाहिए, ये इंडिया का प्रिंसिपल है। लेकिन हर कंट्री का अपना अपना इशू है, तो इंडिया बिल्कुल न्यूट्रलाइज, बिल्कुल तटस्थ होते हुए अपनी भूमिका निभाता है और जो उस वॉर से या उस क्राइसिस से इफेक्टेड लोग होते हैं उनकी मदद के लिए सबसे आगे खड़ा होता है। तो हमने ये बात रखी है। हमने ये भी कहा है कि भारत कभी भी किसी भी व्यक्ति के रिफ्यूजी स्टेटस पे कोई सवाल नहीं करता है, लेकिन हमारी भारत की स्थिति ये है कि हमारे देश को इस तरह से इन्फिल्ट्रेशन किया जा रहा है, इस तरह से हमारे देश में लोग आ रहे हैं जिनका आने का कोई कारण नहीं है, तो भारत उसको भी स्वीकार नहीं करेगा। अगर बांग्लादेश के अंदर बांग्लादेश के रहने वाले लोगों को कोई दिक्कत है तो भारत वहाँ मदद कर सकता है, लेकिन भारत उन्हें अपने यहाँ पर नहीं लेकर आ सकता। लेकिन अगर किसी समुदाय को या किसी भी एक ग्रुप को जानबूझकर टारगेट करके कोई अगर करता है तो हम उसकी मदद के लिए हैं और इसीलिए हम CAA ये रूल भी लेकर आए, क्योंकि पड़ोस की जो हमारी कंट्रीज हैं उनमें 5 कम्युनिटी के लोग जिनको सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा था कि वो हमारी कंट्री की तरफ हमदर्दी रखते थे, या ये कह लीजिए कि वो हिंदू, जैन, पारसी जो इस तरह की हमारे समुदाय हैं, 5 समुदाय से बिलोंग करते थे, तो उन लोगों को वहाँ पर जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है। उन लोगों के लिए हमने CAA अडॉप्ट किया है, ये भी हमने बताया। लेकिन ये भी कहा कि अगर कोई कंट्री जानबूझकर हमारे देश के अंदर लोगों को प्लेस करना चाहती है तो ऐसा इंडिया नहीं होने देगा। आपने ह्यूमैनिटेरियन एड के बारे में बात की, जो एजेंडा है, जो थीम है इस साल के IPU का 151st असेंबली, वो इसी को दर्शाता है, इसी थीम पर बना है। जब हम कहते हैं upholding humanitarian rights and supporting humanitarian action in the times of crisis, जो हम क्राइसिस देख रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट जोन है, चाहे वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर हो, बलोचिस्तान हो, यहाँ पर IPU के इस फोरम में पार्लियामेंटेरियंस मिलकर इसको कैसे, ह्यूमैनिटेरियन एड, ह्यूमैनिटेरियन राइट्स को कैसे प्रमोट कर सकते हैं? ह्यूमैनिटेरियन राइट में सबसे पहले जो विषय आता है कि सरकारों को अपनी महत्वाकांक्षा के लिए वहाँ पर रहने वाले निर्दोष लोगों को खतरे में नहीं डालना चाहिए। ये सबसे पहला ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट आता है। लेकिन हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान जानबूझकर ऐसा कर रहा है। फिलहाल कॉन्गो में, सूडान में कई ऐसी कंट्रीज़ हैं, यूक्रेन है और अगर हम देख रहे हैं इजराइल, ये सब इश्यूज चल रहे हैं। लेकिन भारत अपने स्टैंड पर कायम है। हम पीस चाहते हैं, हम किसी के साथ नहीं हैं और जहाँ पर भी लोगों को हमारी मदद की आवश्यकता होगी, चाहे वो डॉक्टर्स की है, चाहे वो वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर को फिर से रिस्ट्रक्चर करने की है, वहाँ पर फूड की है, दवाइयों की है, इंडिया हमेशा फर्स्ट ऑफर लेकर वहाँ पहुँचता है। तो हमारा स्टैंड क्लियर है कि हम डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में विश्वास रखते हैं। दूसरे के ऊपर हम कोई भी हमला या किसी भी विषय को लेकर आपस में लड़ाई हो, ये हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते हैं और इसके लिए हम सिर्फ रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी तो उन कंट्रीज़ का अपना एस्पेक्ट होता है, लेकिन उनके लोगों को मदद करना हमारी सबसे पहली जिम्मेवारी है। इसके साथ लेकिन हम ये भी कहते हैं कि हमारे इस स्वभाव को, हमारी कंट्री की इस फिलॉसफी को हमारी कमजोरी ना मान लिया जाए और इसीलिए अगर किसी ने हम पर आंख उठाई तो वो फिर ऑपरेशन सिंदूर के लिए तैयार रहे। जी,
मैं पहलगाम टेरर अटैक के विषय में आपसे बात करना चाहूंगी। जो 22 अप्रैल को जो टेरर अटैक हुआ, उसके बाद इंडिया ने एक मुंहतोड़ जवाब दिया। हमने मिलिट्री ऑपरेशन सिंदूर को सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट किया। यहाँ पर आप इंडियन पार्लियामेंटेरियन के तहत और इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव के तहत क्या कम्युनिकेशन, क्या मैसेज भेज रहे हैं दूसरे पार्लियामेंटेरियंस को? यहाँ पर भारत का मैसेज क्लियर है कि भारत एक ऐसा देश है जो अपने आप में बहुत सुखी है और वो चाहता है कि वसुधैव कुटुंबकम पूरा विश्व भी एक परिवार की तरह रहे। लेकिन पहलगाम वाली जो घटना हुई हमारे देश के अंदर आकर 22 अप्रैल 2025 में जो हमने घटना देखी, धर्म पूछकर लोगों को मारा गया और उनके परिवार के लोग सामने खड़े थे और उनकी नृशंस हत्या की गई। और ये दिखाया गया कि भारत में इस तरह से हमारी हिम्मत है कि हम अंदर घुसकर आपके देश में घटना कर सकते हैं। ये बहुत ही ऐसी तकलीफ की बात थी जो पूरे देश में एक साथ महसूस की। मैं भारत सरकार को बहुत इसमें साधुवाद, बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सेना को अपना खुद एजेंडा तय करने के लिए स्वतंत्र किया। आप कुछ भी कहीं भी कैसे भी कर सकते हैं, चॉइस आपकी है। इंडिया की गवर्नमेंट आपके साथ खड़ी है, ये हमारे सैनिकों को विश्वास दिलाया गया। और भारत की सेना ने भी देखिए कितना अच्छा डिसीजन लिया कि हम पाकिस्तान के लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। हमने जहाँ टेररिज्म को पैदा किया जा रहा था, टेररिज्म की नर्सरी थी, हमने आइडेंटिफाइड उन्हीं ठिकानों पे हमला किया। किसी भी एक पाकिस्तानी को जो कि टेररिज्म के खेल में डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं है, उसको कहीं कोई तकलीफ नहीं है। यही भारत की नीति है। हम किसी आम व्यक्ति को कोई तकलीफ नहीं देते, लेकिन जिन्होंने हमारे कंट्री में ये घटना करने की सोची, उनको हमने उनके जहाँ वो पैदा कर रहे थे वहीं पर जाकर ख़त्म किया। ये भारत की सोच को दिखाता है। और हमने ऑपरेशन सिंदूर को बढ़ाया नहीं क्योंकि हम ग्लोबल पीस चाहते हैं, तो अपनी तरफ से घटना नहीं चाहते, लेकिन ये भी संदेश दे दिया कि अगर हिम्मत करी तो इस बार सेना को दिल्ली पूछने की आवश्यकता नहीं है। सेना फ्री है, वो अपने डिसीजन ले लेगी। तो ये दोनों तरह से हमने अपनी कंट्री की फिलॉसफी को शो किया कि अगर हम पे हमला होगा हम छोड़ेंगे नहीं। और लेकिन किन से हमने बदला लिया? जो कि इस नर्सरी को डेवलप कर रहे थे या इस तरह की आइडियोलॉजी को इंडिया में भेजकर इंडिया को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। तो यही भारत है और ये नया भारत है। आपने वसुधैव कुटुंबकम के बारे में बात की। ये हमारी फिलॉसफी है, हमारी आइडियोलॉजी है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इसको अपना एक विजन बनाया है। ग्लोबल लीडर के पोजीशन पे वो दुनिया भर में जाने जाते हैं। इस मिशन के बारे में कुछ बताइए, वसुधैव कुटुंबकम के बारे में कुछ बताइए। हम लोग कोविड को अगर याद करें, एक ऐसी स्थिति पैदा हो गई थी जिसके बारे में विश्व ने कभी सोचा नहीं था। बड़ी से बड़ी कंट्रीज जो खुद को डेवलप्ड में नंबर 1, 2 मानती हैं, वो भी हेल्पलेस हो गए थे। और उनके लोगों तक कैसे मेडिसिन पहुँचे, इस चीज़ में उनको बहुत प्लानिंग करना पड़ा। भारत 140 करोड़ का देश, अगर हम मेडिसिन खरीदने जाते तो ये लोग हमें ब्लैकमेल कर सकते थे। हमारी क्वांटिटी बहुत बड़ी थी, हमारी कंट्री के ऊपर बहुत बड़ा बोझ पड़ता। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के साइंटिस्टों के साथ बात करी और मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ अपने देश के साइंटिस्ट्स को और जो अपने फार्मास्यूटिकल में जॉब करते हैं कि उन्होंने भारत को भरोसा दिलाया कि हम ये मेडिसिन खुद बना सकते हैं। हमने 2 मेडिसिन इंडिया के अंदर बनाई और बनाकर जब सरकार को दी तो ये सरकार का यही फिलॉसफी था कि वसुधैव कुटुंबकम सिर्फ भारत के 140 करोड़ लोगों को 2 डोज नहीं दी, तकरीबन 150 कंट्रीज में इस मेडिसिन को फ्री भेजा गया। इसलिए भेजा गया कि वो छोटी कंट्री थे, ना खरीद सकते थे ना बना सकते थे, लेकिन जरूरत सबको थी। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसी समय निर्णय लिया और सिर्फ मेडिसिन नहीं, उनको पीपी किट या बाकी एलाइड सर जो भी उनको सपोर्ट चाहिए थी वो भी भेजे। इसके साथ में अगर हम बात करें, जब हम यूक्रेन और रशिया की बात या करते हैं तो हमने देखा कि जब वहाँ से भारत के मेडिकल स्टूडेंट्स को निकाला गया तो पाकिस्तान के बच्चे भी निकले थे और उसमें पाकिस्तान का बच्ची का हमने खुद इंटरव्यू सुना है। और इसी तरह अफ़गानिस्तान में जब हुआ
या किसी भी कंट्री में होता है, भारत वहाँ पहुँचता है और भारत की सेना, भारत की रेस्क्यू टीम्स, भारत के इंजीनियर, भारत के पीस मेकर के रूप में जो भी वहाँ जाते हैं, वो एड के रूप में जो उनको काम मिलता है, उसको बेहतर तरीके से करते हैं। आज भारत की जो ग्लोबल इमेज है, वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के शब्दों में, जब हमारे देश की टीमों ने कर्म से लिखा है, तब बनी है। शब्दों से कभी कोई इतिहास नहीं बनता, उस शब्दों के पीछे कर्म चाहिए होते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने कहा और भारत के निवासी जो भी जिस फॉर्म में जिस कंट्री में गए, उन्होंने उस फिलॉसफी को वहाँ जमीन पर दिखाया। तब जाकर हम वसुधैव कुटुंबकम की विचारधारा को मानने वाले और विश्व को बताने वाले बने। जी बिल्कुल। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूँगी, आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक बहुत बड़ा मुद्दा हो गया है पूरे विश्व भर में। इनफैक्ट आईपीयू में भी इसका एक स्पेशल सेशन हुआ था। इंडिया क्या लीडरशिप रोल प्ले कर सकता है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के फ्रेमवर्क्स बनाने, चाहे वो पॉलिसी हो या गवर्नेंस हो, दुनिया भर में? इंडिया आज हर प्लेटफॉर्म पे लीडिंग रोल में है। हमारी कंट्री की 140 करोड़ की पॉपुलेशन आज हमारे लिए लाइबिलिटी नहीं है, एसेट्स है। क्योंकि आप कहीं पर भी डिमांड पैदा कर सकते हैं, लेकिन आपको सप्लाई के लिए इतनी चिंता करने की बात नहीं है। डिमांड जहाँ पर है, सप्लाई अपने आप आ जाएगी। तो डिमांड हमारी कंट्री के अंदर है, इतनी बड़ी कंट्री है। फिर अगर मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करूं, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक चैलेंजिंग फील्ड है, बहुत बड़ा। इसको सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ कॉन्शियसली इस पर आगे बढ़ने की जरूरत है। और भारत इस समय, आप अगर डिजिटलाइजेशन की बात करें तो लीडिंग में है। कभी जब साफ सफेरों का देश जिस कंट्री को कहा जाता था और डिजिटल इंडिया की बात की गई थी, तो सब मजाक उड़ाया गया था। लेकिन आज आप और मैं अगर उत्तराखंड के आखिरी गांव माना पे जाके 50 रुपए की मैगी खाते हैं और पेटीएम से 50 रुपए की पेमेंट करते हैं, तो इससे बड़ा डिजिटल इंडिया नहीं हो सकता। यानी हमारी कंट्री में क्यूरियोसिटी है टेक्नोलॉजी को लेके। तो एआई को जानने समझने के लिए भी बहुत जल्दी हमारा देश तैयार होगा। पॉलिसी फ्रेम करने के लिए सरकार बहुत चिंता कर रही है, क्योंकि एआई अगर पॉलिसीज नहीं होंगी तो एक डेंजर टूल भी हो सकता है। तो इसीलिए भारत में अगले साल फरवरी के अंदर सभी कंट्रीज को बुलाकर एक एआई के ऊपर समिट भी हो रहा है, जिसमें कि हम लोग एआई को लेकर सभी कंट्रीज को मौका देंगे कि वो क्या सोच रहे हैं। और इसके ऊपर इंडिया ने पहले ही काम करना शुरू कर दिया है। तो आने वाली फरवरी में इंडिया के अंदर इंटरनेशनल मीट भी हो रही है। हमारी कंट्री के प्रोफेशनल, हमारी कंट्री की गवर्नमेंट लगातार मिल रहे हैं कि किस तरह से पॉलिसी को फ्रेमवर्क किया जाए। और मुझे लगता है कि इंडिया बहुत जल्दी एआई के अंदर भी खुद को ग्लोबल लीडर के रूप में पेश कर देगा, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल कंपनीज हैं वर्ल्ड में, कहीं ना कहीं देखें तो उनको लीड करने वाले माइंड इंडियन हैं, जहां वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पहले कंट्री के अंदर उनको नहीं मिलता था इतना अपॉर्चुनिटीज, लेकिन आज इंडिया भी तैयार है और मैं इससे बढ़कर कहूँगी इंडियन भी तैयार है। आज भारत का हर व्यक्ति अपने देश के लिए बहुत चिंतित है। तो मुझे लगता है एआई प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिकलिटी को देखते हुए क्या क्या गाइडलाइंस होनी चाहिए, क्या रूल्स होने चाहिए, प्रोफेशनल्स और गवर्नमेंट मिलकर इसको बनाएगी। और इंटरनेशनल लेवल पे हम किस तरह से इनको मीट करेंगे, इसके लिए सरकार अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मीट्स पहले ही प्लान कर चुकी है और इसके ऊपर सरकार बहुत सीरियस है। कमलजीत शेरावत जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। आपने न्यूज़ एक्स के साथ वार्तालाप की। थैंक यू।